हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुमार आप सबों के बीच में मॉडल सेट 1 जो कल आप लोग के बीच रह चुका था, कुछ बच गया था, वही प्रश्न आज लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव में। तो मेरे छात्र एवं छात्राएं जितने भी देख रहे हैं, उस सबसे पहले हम प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर और लाइक कर दें। तो मेरे दोस्तों, मेरे छात्र एवं छात्राओं, तो देखिए यहाँ पे हमने कल इतिहास का सेट 1 लेकर आया था। उसी का हमने 5 प्रश्न हम कल थ्योरी बताए थे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 से आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। जो आपको हर एग्जाम में 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 प्रश्न का आपको आंसर देना रहता है। तो मेरे छात्र एवं छात्राएं देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी को किसने किया था। आपको वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी, यानी 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जो आपको प्रश्न को याद रखना है और एक एक प्रश्न को याद रखना है। क्वेश्चन पूछा है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। आप लोग यहाँ से एक प्रश्न और याद रख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। ये भी प्रश्न बन गया। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सर्वप्रथम आर.डी. बनर्जी ने, जिनका नाम था राखल दास बनर्जी ने किया था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आपका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न का एक का यानी कि 6 का प्रश्न हो जाएगा बी। कल हमने 5 प्रश्न बताए हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे वाले वीडियो अवश्य देख लें, तभी प्रश्न आपको समझ में आएगा। हम सेट नंबर 1 लेकर आ रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 7, मोहनजोदड़ो किस भाषा का अर्थ है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का अर्थ है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। आपको प्रश्न में ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखे हैं। हम ऑप्शन बोलेंगे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का अर्थ है। ऑप्शन हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, सिंधी भाषा या पंजाबी भाषा। आप आंसर 4 को इस तरह से रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का अर्थ है, तो सिंधी भाषा का मोहनजोदड़ो अर्थ है। आपका राइट आंसर सिंधी भाषा हो जाएगा। आपका प्रश्न संख्या 8 देखिए, कहता है कालीबंगन कहाँ स्थित है। मतलब कालीबंगन स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह से ऑप्शन दे रहेगा, कालीबंगन कहाँ स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है, ऑप्शन दिया रहेगा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, है ना, इस तरह से पाकिस्तान, इस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपका राइट आंसर बताना है कालीबंगा कहाँ स्थित है। आप लोग के बीच में ही हम मौका देते हैं, तो आंसर आप बताइए। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कहता है इंडिका का लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है। इस तरह से ऑप्शन आपको 4 को दिया रहेगा, कालिदास, है ना, कालिदास, मेगास्थनीज, कौटिल्य, चाणक्य, इस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो इंडिका का लेखक जो थे वह थे मेगास्थनीज थे। कौन थे, मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। उसके बाद अगला प्रश्न है, अभिमन्यु किसका, है ना, अभिमन्यु किसका पुत्र था। महाभारत का प्रश्न है कि महाभारत में अभिमन्यु किसका पुत्र था। ऑप्शन रहेगा भीम, अर्जुन, नकुल या सहदेव या युधिष्ठिर। इसमें से मतलब 5 हम ऑप्शन दिए, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था, नकुल, सहदेव, भीम या अर्जुन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन है। तो महाभारत के लेखक इसी तरह से ऑप्शन 4 को दिया रहेगा। महाभारत के लेखक कौन है, तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास या कौटिल्य। 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको 11वां प्रश्न है कि महाभारत का लेखक थे, तो महाभारत के लेखक थे वेद व्यास थे।
कौन थे? वेद व्यास थे। दोस्तों एक प्रश्न और हम लेकर आ रहे हैं, महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है अकबरनामा की रचना किसने किया था? अकबरनामा की रचना किसने किया था? ऑप्शन दे ले रहेगा हुमायूं, गुलबदन बेगम, अकबर, जहांगीर। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपका अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना अकबर ने ही किया था। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अकबर ने किया था। यह अकबर का आत्मकथा है ना? अकबर का आत्मकथा है। अगला है पूना समझौता कब हुई थी? पूना समझौता कब हुई थी? तो पूना समझौता कब हुई, प्रश्न ये पूछा गया है, लेकिन किनके किनके बीच हुआ ये नहीं बताए हैं। पूना समझौता 1932 ईस्वी को हुआ था, लेकिन इसमें कौन के बीच हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुई थी। ये आपको 2 नंबर का भी प्रश्न देगा। तो मेरे दोस्तों चलिए देखिए, आप यहाँ हमने 13 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बता चुके, सॉरी 13 नहीं, हमने 5 प्रश्न उधर बताए थे आपको सब्जेक्टिव, बाकी 6 से हम 13 तक आपको ऑब्जेक्टिव, आगे अभी और 20 प्रश्न तक यानी 7 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव और बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 14। तो छात्रों देखिए यहाँ पे हमने अभी एक प्रश्न को कुछ मिस्टेक हो गया था, जिसमें आपको हम बताए थे प्रश्न संख्या 12 कि अकबरनामा का लेखक कौन थे? अकबरनामा का लेखक अब्बुल फजल थे, यानी बाबरनामा के लेखक बाबर थे। हमें ध्यान में आ गया, बाबरनामा उल्टी बोला गया। तो अकबरनामा के लेखक अब्बुल फजल, ये आपका क्वेश्चन नंबर ब्राह्मा था, है ना, जो 13 में बताए थे। अकबरनामा के लेखक अब्बुल फजल थे, है ना। तो आप लोग उसको याद नहीं रखना है, ये याद रखना है अकबरनामा के लेखक अब्बुल फजल, यानी अकबर सभी मुगल सम्राटों में सबसे शक्तिशाली राजा था, इसे राष्ट्रीय राजा भी कहा जाता था। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे आपको बीच में हम 20 प्रश्न लेकर आए थे ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए यहाँ पे कहता रेहला पुस्तक के रचनाकार थे। रेहला पुस्तक के लेखक कौन थे, ये पूछा जाएगा। प्रश्न कैसे पूछ सकता है, रेहला पुस्तक के लेखक कौन थे, रेहला पुस्तक के रचनाकार थे, प्रश्न इस तरह से पूछेगा। तो रेहला पुस्तक के रचयिता कौन थे, है ना। तो आपको बीच में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बच्चे लोग बिना याद किए हुए जो मान ए, तो ये रंग दिए। अरे प्रश्न को देखिए, रेहला पुस्तक के लेखक, आपके बीच में 4 ऑप्शन देते हैं। रेहला पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है चाणक्य, कौटिल्य, है ना, मेगास्थनीज या इब्न बतूता। इस तरह से 4 ऑप्शन है। तो रेहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता थे, है ना, इब्न बतूता थे रेहला पुस्तक के लेखक। रेहला पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इब्न बतूता। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। कहता इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन डी में अफगानिस्तान, ऑप्शन डी में मोरक्को। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, भारत, चीन, पाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान और मोरक्को। तो इब्न बतूता रहने वाला मोरक्को का था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। ऑप्शन जो भी रहे, प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी का आग लगा था। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि 1857 का विद्रोह कब भड़की थी? 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? डेट पूछ रहा है। तो 1857 का विद्रोह का आग जो लगा था वह दिन 10 मई था।
उस दिन क्या था? 10 मई था। ऑप्शन दे ले रहेगा 12 मई, 10 मई, 10 जून, 10 जनवरी, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। अगला, विजयनगर की स्थापना हुई थी। विजयनगर कहाँ है? विजयनगर की राजधानी हम्पी, जो हम्पी अभी कर्नाटक में है। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा या पूछा जाएगा विजयनगर की स्थापना किसने किया था। यहाँ पे तो प्रश्न है विजयनगर की स्थापना हुआ था। प्रश्न बहुत से हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि विजयनगर के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, विजयनगर के संस्थापक दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसकी राजधानी हम्पी बनाया। तो प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, है ना। यानी हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। तो चलिए, विजयनगर की स्थापना किसने किया, कब किया था? तो 1336 ईस्वी को हरिहर और बुक्का ने। चलिए प्रश्न आगे देखते हैं। यहाँ पे वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था या वास्को डी गामा भारत कब आया था? प्रश्न एक ही है। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी को आया था। वास्को डी गामा भारत में प्रवेश किया था 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा भारत कब प्रवेश किया था? 1498 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, ये हो गया आपका 16, 17, 19वां। देखिए यहाँ पे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, है ना। ये प्रश्न हो जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सबों के बीच में हमने 15 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। कल हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में सब्जेक्टिव बताए थे, आज ऑब्जेक्टिव 15 को है। हम इसी वीडियो में आपको अभी 5 सब्जेक्टिव और बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि अगर आप ही सहायता करेंगे तभी हम वीडियो को बना पाएंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 21 से 25 तक आपको सब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या हमने 20 तक बताया ऑब्जेक्टिव। जो 5 प्रश्न हम लेकर आए हैं सब्जेक्टिव में, जिसमें आपको 2 नंबर और 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा। कल भी हमने 5 प्रश्न सब्जेक्टिव लाए थे, आज भी 5 प्रश्न हम आपको सब्जेक्टिव ही देंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या है, कहता है अकबर के दरबार के 4 नवरत्न का नाम बताएं। अकबर के दरबार में 9 नवरत्नों की संख्या थी। नवरत्न मतलब अकबर के दरबार में महान महान कवि रहते थे, जो 9 नवरत्न थे। 9 नवरत्न, जो नवरत्नों की संख्या 9 थी। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 4, 2 इस तरह से लिखने के लिए देगा। तो आपको कम से कम 4 से 5, 6, 7 वो को याद रखना है। अकबर के दरबार के 4 नवरत्न निम्न हैं। पहला मुल्ला दो प्याजा, बीरबल। बीरबल था। बीरबल का असली नाम महेश दास था, है ना। बीरबल का असली नाम महेश दास था। टोडरमल, अबुल फजल, है ना, तथा तानसेन,
ये बीरबल के दरबारी, इस अकबर के दरबारी कवि थे, जो यहाँ पे मानसिंह इत्यादि अनेक ऐसे नवरत्न थे। मुल्ला दो प्याजा हो गए। तो हमने 6-7 को बता दिए, लेकिन आपको एग्जाम में जब भी पूछेगा तो 4 से 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा कि अकबर के दरबार के 4 नवरत्न का नाम बताएं। अकबर के दरबार के 4 नवरत्न निम्न हैं। पहला हम लिखे बीरबल, दूसरा अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, है ना, अब्दुल रहीम खान ए खाना इत्यादि। इस तरह से आप लिख सकते हैं। हड़प्पा में मनके किन किन पदार्थ से बनाए जाते थे? देखिए यहाँ पे मनके होता क्या था। मनके एक आभूषण होते थे, गहने जेवरात, जो हड़प्पा वासी लोग पहनने में सुंदरता, दिखने में सुंदरता तथा फैशन में भी प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का केंद्र कहाँ था? प्रश्न 1 नंबर का है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का केंद्र चनहुतड़ो था। हड़प्पा सभ्यता में मनके किन किन पदार्थ से बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में मनके सोने, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि, मिट्टी, पत्थर इत्यादि को आपस में काटकर, जोड़कर, पीटकर, लगड़कर, आपस में जोड़कर जो तैयार किया जाता था उसे मनके कहा जाता था। मनके बनाने का केंद्र चनहुतड़ो था। बस दोस्तों इतना लिखेगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा में मनके किन किन पदार्थ से बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में मनके चांदी, तांबा, पत्थर, सिलखंडी, मिट्टी इत्यादि को आपस में काटकर, जोड़कर, पीटकर, लगड़कर बनाया जाता था। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 23 देखिए यहाँ पे। तो चलिए आप, हेलो दोस्तों, तो देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? मंदिर की संरचनाओं का वर्णन करें। मंदिर की संरचना मतलब मंदिर के निर्माण में क्या क्या होता है, मंदिर के निर्माण करने में क्या क्या होती है। मंदिर में चबूतरा होते हैं, मंदिर का एक प्रवेश द्वार होते हैं, मंदिर का गुंबज होता है, शिखर होता है, विमान होता है और गर्भगृह होता है जहाँ देवी देवताएं रहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मंदिर की संरचनाओं का वर्णन करें। तो मेरे दोस्तों मंदिर की संरचना, सबसे पहला मंदिर की संरचना में आ जाएगा पहला गोपुरम, जिसका अर्थ होता है मंदिर के प्रवेश द्वार। दूसरा गुंबज, आप सभी को पता होगा गुंबज। गर्भगृह जहाँ पे देवी देवताएं रहते हैं। शिखर सबसे ऊपर वाले, विमान जो उससे ऊपर होते हैं। यानी इस तरह से मंदिर की संरचनाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक क्षेत्र में हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी ग्राम में 1469 ईस्वी को हुआ था। ये आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिपिटक का अर्थ होता है और यह किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक का अर्थ है 3 टोकरियां, जो भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था। त्रिपिटक का अर्थ है 3 टोकरियां, जो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यह 2-2 नंबर का प्रश्न है। तो यह प्रश्न आपको अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको नहीं समझ में आया हो, आप अगर लिखना चाहते हैं, और सारे मैं अपने स्टूडेंट से निवेदन करता हूं कि आप नोट कॉपी में से लिखें और सेट को तैयार करें। तब आप एकदम 100% हम बता रहे हैं कि सारा प्रश्न एग्जाम में आपको आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे छात्र एवं छात्राओं, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। आपके कल हम इसी तरह से इसी समय आपको एक और वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।